Hello students, welcome to Secondary Success. So in today's video we are going to explain you about the first chapter of macroeconomics जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देंगे और इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स भी दे दूंगा कि हमें मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टार्ट कैसे करनी है। और अगर आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो टिप्स एंड ट्रिक्स की कि कैसे मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है, उसको कैसे पढ़ना है, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता देना कि क्या कैसा करना है, तो मैं उसके हिसाब से कर लूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा जो हमारे न्यू सेशन स्टूडेंट्स हैं 2025-26 के स्टूडेंट्स। तो आप अभी 12th में आए हो, तो इसीलिए हम इस बार आपके लिए लेक्चर्स लेकर आए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बार मैक्रो इकोनॉमिक्स से, ताकि आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर सको, क्योंकि वो एक कोर सब्जेक्ट है और उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत गहराई से हमें पढ़ने पड़ेंगे और उसमें हमें डाउट्स भी होते हैं, कई सारे कंफ्यूजन भी होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट करना सही समझा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पढ़ते समय हमें ऐसा लगने लगे कि हम ये चैप्टर बोरिंग लगने लगा है या फिर हमें ये सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगा है, तो आप कोई और सब्जेक्ट स्विच कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको सारे टॉपिक्स याद रहेंगे। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते रहोगे, उसी को पढ़ते रहोगे बार बार, तो वो आपको बोरिंग लग सकता है। तो सबसे बेस्ट है इसका, अगर आपको बोरिंग लगने लगा है कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट, तो आप सीधे सब्जेक्ट स्विच कर लो। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। क्योंकि लेक्चर एक ऐसा चीज़ आता है, लेक्चर में आपको पहले एक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ईजी, उसके बाद अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं। क्योंकि फिर ये रहता है, अगर आप पहले बुक पढ़ते हो तो बुक में आपको ऐसे टर्म्स मिल जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन लगने लगता है, फिर आप लेक्चर देखते हो तो वहाँ का एक्सप्लेनेशन और उससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें लेक्चर देखना है। आप इस लेक्चर को देख लो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा ना लगे तो आप किसी और टीचर का लेक्चर देख लो। क्योंकि हमारा सिंपल है, बच्चे का वो होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बच्चे को क्वालिटी वाली चीज़ मिलनी चाहिए। तो आप सबसे पहले ये कंसीडर करो कि आपके लिए बेस्ट टीचर कौन है जिसका आपको समझ में आता हो। आप ये वीडियो देख लो या फिर आप किसी और टीचर की वीडियो देख लो जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ मुझे किस टीचर का समझ में आ रहा है। फिर आपको पूरे साल उस एक टीचर का ही फॉलो करके चलना है, क्योंकि सारे टीचर्स एक कभी कभी हमें समझाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो फिर वो अगर आप 2-3 टीचर्स को फॉलो करोगे तो एक कन्फ्यूज़न हो जाती है, फिर आप वो कन्फ्यूज़न में फंस जाते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। जिस टीचर का समझ में आए उसका पूरे साल आप पढ़ो, ठीक है। उसके ही वन शॉट देखना है, उसके ही सब कुछ देखना है, जिससे एक अपना क्लियरेंस रहेगा, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहेगी और एक जो हम गाइडेंस यानी कि जो हम पाथ फॉलो करेंगे उसमें क्लैरिटी रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उन सबके नाम आपको बता देता हूँ, तो ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये प्रेजेंटेशन मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी को ही सीबीएसई फॉलो करता है अपने एग्ज़ाम्स में और अपने सिलेबस में। सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी हमें 1-2 बार पढ़नी पड़ेगी ही, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आप एक आप कह सकते हो अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए या फिर आपको एक हल्के अच्छे खासे नंबरों से पास होना है, तो आप आराम से ऐसे रिफ्रेशर की मदद से और प्रेजेंटेशन लेक्चर्स की मदद से आप अपना कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, अगर आपका एम है फुल मार्क्स लाना, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत माइनर टॉपिक से या माइनर लाइन से उठा के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो मैं ये सारे टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ ताकि आप एक बार इनको समझ सको। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है व्हाट इज़ मैक्रोइकोनॉमिक्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, इमरजेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। What is macroeconomics? Macroeconomics is a branch of economics which studies economic problem relating to economy as whole aggregate economic variables like level of income, output and employment.
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो मदद करती है हमें हमारी इकोनॉमी को एनालाइज करने में, ताकि हम समझ सकें कि हमारी इकोनॉमी सही से चल रही है या नहीं। तो इसमें कई सारे चीज़ें होती हैं, कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये मेज़र करते हैं। तो जैसे कि हमारा लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारे इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी सेल हो रही है, कितना कंजप्शन हो रहा है और कितना एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। उसके हिसाब से ही हम अपना जो प्लान होता है, अपने बजट होते हैं, वो अपने प्लान करते हैं ताकि इकोनॉमी को हम एक स्टेबल रख सकें। क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी तो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, हमें सोशल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इकोनॉमी से ही पूरे देश का सब कुछ चलता है। वो इकोनॉमी बैकबोन होती है कंट्री की। तो इसका ये तो आपका हो गया बुक का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाइड डेफिनेशन की बात की जाए तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी यूजुअली सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ हाउ द कंट्रीज total production and the level of employment are related to attributes like price, rate of interest, wage rate, profit and so on, by focusing on single imaginary commodity and what happens to it। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंप्लीफाई करते हैं इकोनॉमी का एनालिसिस, यानी कि हम इकोनॉमी को अच्छे से समझ सकें। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें कई सारी टेक्निक्स देती है जिससे हम आसानी से इकोनॉमी अपनी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जैसे कि कंट्री का टोटल प्रोडक्शन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट्स, प्रॉफिट एंड सो ऑन, यानी कि हमारे इकोनॉमी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या प्राइस चल रहा है और क्या टोटल प्रोडक्शन है, क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके काम की हैं, ये दोनों डेफिनेशन आप याद कर लेना। ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है इसको आप एज इट इज़ एग्जाम में यूज़ कर सकते हो और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप नीचे वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ऐसे आपका आंसर जो होगा वो बहुत अच्छा फ्रेम हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले उस स्लाइड पे। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली जो हमारा एक इंडिविजुअल है उसके लेवल पे हम स्टडी करते थे कि उसको कैसे वर्क करना चाहिए ताकि वो प्रॉफिट अच्छा अर्न कर सके और उसका जो मतलब वो अपना जो रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइज कर सके। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन दी गई है, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल and the nature of the motivation that drive them, they were micro, meaning small agents, consumer choosing their respective optimum combination of goods to buy given their tastes and incomes, and producers trying to make maximum profit out of producing their goods, keeping their cost as low as possible and selling at a price as high as they could get in the markets. Even a large company was micro in the sense that it had to act in the interest of its own shareholders, which was not necessarily the interest of the countries as a whole, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि वो कैसे प्रॉफिट अच्छे से अच्छा कमा सके। तो इसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मैं क्या कॉम्बिनेशन बना के सबसे बेस्ट टू बेस्ट गुड्स ले सकता हूँ जिससे मेरा टेस्ट भी सेटिस्फाई हो, मेरा इनकम भी जो हो मतलब मेरी जो एक्सपेंडिचर हो वो भी मुझे कम लगे, मेरा खर्चा भी कम हो और मुझे बेस्ट टू बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिल सके उस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सोचते हैं कि हम कैसे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कमा सकें, मतलब प्रोड्यूस करके, यानी कि इसमें जो प्रोड्यूसर होता है वो कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करना चाहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्राइस में बेचना चाहता है ताकि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ठीक है। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो लार्ज कंपनीज़ होती हैं वो भी माइक्रो कहलाती हैं क्योंकि वो भी अपने लिए सोच रही हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए सोच रही हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए सोच रही हैं ताकि वो अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकें। यहाँ पे कोई इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सब अपना अपना देख रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो सेम चीज़ रहे, मतलब कि अगर हमारे सारे इंडिविजुअल अपना भलाई सोच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उससे हमारे इकोनॉमी का भी भला हो, हमारा इकोनॉमी उससे डाउन हो सकता है और उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। द मैक्रो फिनोमेना अफेक्टिंग द इकोनॉमी एज अ होल लाइक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट
were rather not were either not mentioned or were taken as given. These were not variables that individual buyers or seller could change. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे प्राइस लेवल हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई इंडिविजुअल अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई बायर कंट्रोल कर सकता है, ना कोई सेलर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये एग्रीगेट है, ये सबका मिला के जो सब लोग करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए ये किसी के हाथ में नहीं होता है, इसमें बहुत सारे हमें टेक्निक्स और ट्रिक्स लगा के चीज़ें समझनी पड़ती हैं ताकि हम अपनी इकनॉमी को कंट्रोल कर सकें, यानी कि अपनी इकनॉमी को स्टेबल रख सकें। ठीक है, अब इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स एक ऐसी मतलब टर्म है जो आपको एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब है कि ऐसे लोग या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई एक बॉडी हो, इंस्टीट्यूट हो। तो इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट्स refers to those individuals or institutions which take economic decisions. They can be consumers who decide what and how much to consume. They may be producer of goods and services who decide what and how much to produce. They may be entities like the government, corporation, banks, which also take different economic decisions like how much to spend, what interest rate to charge on credits and how much to tax. ठीक है, तो इकोनॉमिक एजेंट्स में कई सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअली ले रहे हों या फिर कोई बॉडी के पर्सपेक्टिव से ले रहे हों या कोई एंटिटी के अकॉर्डिंग ले रहे हों। ठीक है, तो अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये डिफरेंस है, जिसमें ये मैंने एक सिंप्लीफाइड आपको टेबल दे दी है ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ एग्रीगेट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल का समझती है, मतलब एक इंडिविजुअल को कैसे वर्क करना चाहिए ताकि वो मैक्स टू मैक्स सेटिस्फाई हो सके और हाई टू हाई एक्सपेंडिचर मतलब बचा सके, यानी कि सेव कर सके और उसको अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल सके कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम उसको प्रॉफिट कमाना है कम से कम एक्सपेंडिचर करके। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री का नेशनल इनकम, कंट्री में इन्फ्लेशन हो रही है या डिफ्लेशन हो रही है, या फिर उसका अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है कि कम है, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अच्छे से अच्छे वे में रिसोर्सेज का एलोकेशन कर सके ताकि हमारे रिसोर्सेज सही तरीके से यूज़ हो सकें और हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मिल सके। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्स टू मैक्स हमारा सेटिस्फैक्शन मिले हमें, वो है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है, द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस होता है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी कर सकें, उसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट की स्टेटस जान सकें। तो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं वो होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आर डिमांड एंड सप्लाई। तो जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसमें डिमांड एंड सप्लाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। ये प्राइस थ्योरी कह के भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को रेफ़र कर सकते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम रेफ़र करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में, क्योंकि हम इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़कर हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही जानते हैं, तो उसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड केन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि उन्होंने की थी 1936 में। तो इसमें उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था और ये बताया था कि
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम कैसे स्टडी करते हैं एक इकोनॉमी को, ताकि उसमें हम कई सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकें और उसमें इनकम को, इकोनॉमी को अपने स्टेबल कर सकें। ठीक है, ये 1936 में ही आ गई थी। उसके बाद ये बुक मतलब बहुत पॉपुलर हो गई, तो इसको अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि कई सारी थ्योरीज डायरेक्ट इसी बुक से आई हैं। तो द डोमिनेंट थिंकिंग इन इकोनॉमिक्स बिफोर केन्स was that all the laborers who are ready to work will find employment and all the factories will be working at their full capacity. This school of thought is known as the classical tradition. ठीक है, इस बुक के पहले लोग समझते थे कि सारे लेबर्स वर्क करने के लिए रेडी हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट है, और मतलब वो एम्प्लॉयड है। और उसके बाद ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट देयर ओन कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी, मतलब सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रही हैं। तो ये क्लासिकल ट्रेडिशन था, क्लासिकल एजम्पशन था जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे उनके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जब इनकी ये बुक आई थी तो इनकी बुक से काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई सारे कंट्रीब्यूशन, मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इनके हैं। और जो हमारे मॉडर्न फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो है एडम स्मिथ। ठीक है, तो however the Great Depression of 1929 and the subsequent years saw the output and employment levels in the countries of Europe and North America fall by huge amount. ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, उससे अमेरिका और काफ़ी सारे नॉर्थ मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारा जो इकनॉमी था वो डाउन चला गया था, यानी कि मतलब बहुत तरीके से वो गिर गया था। इतना गिर गया था कि उन्होंने फिर एक ज़रूरत समझी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की, क्योंकि उससे फिर वो उन्होंने इकनॉमी को पढ़ने का मतलब वो उठाया, जिम्मा उठाया, और उसको पढ़ने के साथ साथ फिर ये स्टेबल करना, इकनॉमी कैसे चलती है वो चीज़ें समझी। तो ये सब ग्रेट डिप्रेशन के बाद ही हुई है, उसके पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। जब 1929 में ये हुआ तो उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत प्रेफर करने लगे लोग, और कई सारी कंट्रीज़ आज जो डेवलप हैं उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत पहले ही अडॉप्ट कर ली थी। उसी वजह से आज उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत हाई, बहुत ऊपर है, और वो टॉप इकोनॉमीज़ में आते हैं। ठीक है, तो डिमांड फॉर गुड्स इन द मार्केट वॉज लो, मैनी फैक्ट्रीज वर लाइंग आइडल, workers were thrown out of jobs in USA from 1929 to 1933. Unemployment rate rose from 3% to 25%, यानी कि जो उस टाइम की सिचुएशन थी, उस टाइम पे गुड्स सेल नहीं होते थे, मतलब बहुत सारा इन्वेंट्री हो गया था, बढ़ गया था हमारा, और जो फैक्ट्रीज़ थी वो मतलब ऐसे ही खाली पड़ी थी, मतलब वो चल नहीं रही थी, क्योंकि हमारा जो सेल है वही कम हो गया, तो फैक्ट्री क्या ही प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जो वर्कर्स थे वो उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो 1929 से लेके 1933 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया था कि वो 3% से 25% तक जा पहुंचा। ठीक है, इसी सेम पीरियड में जो यूएसए का आउटपुट था वो 33% डिक्लाइन हो गया, यानी कि 33% गिर गया। ठीक है, ये सब चीज़ों ने इकोनॉमिस्ट को मजबूर किया कि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें और समझें कि हम कैसे एक नए फंक्शन के बारे में मतलब जान सकें, यानी कि एक नए फंक्शन के बारे में उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया, और फिर उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई करना, उनको पढ़ना, उसको समझना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप इसका जनरली हो जाता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो जो हमारा स्कोप है, स्कोप का मतलब ये होता है कि वो मतलब किस काम की चीज़ है, मतलब क्या उसका काम रहता है, क्या क्या उसका स्कोप है। ठीक है, सिग्निफिकेंस जनरली बताता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारे ओवरऑल लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो स्कोप में सबसे पहली चीज़ है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है नेशनल इनकम मेज़र करने में और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स मेज़र करने में, कि टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, उसके बाद क्या इंटरेस्ट रेट है। ये मैंने आपको अभी पहले बताया था, तो ये मैं चीज़ें आपको बार बार बोल बोल के ऐसे समझा रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए, ये यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, सेकंड लाइन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सेकंड स्कोप है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने अभी बताया कि इसमें हमें थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा, ताकि हम समझ सकें कि एम्प्लॉयमेंट हमें कैसे मेज़र करनी है, उसको कैसे कंट्रोल में करना है, कैसे उसको सही रखना है। ठीक है,
थर्ड द थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मनी यानी कि मनी की थ्योरी के पैसों के जो मनी की थ्योरी है उसको समझने में हेल्प की। और उसके बाद जो जनरल प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी अप है या डाउन है। अगर अप है तो उसको मतलब एक स्टेबल करने के लिए हम ये सब चीज़ें देखते हैं। फोर्थ लाइन है रोल ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को मदद करता है ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर सकें, और उससे ये रहता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो स्टेबल रहती है। उसमें हम एक चीज़ें समझ लेते हैं कि वहाँ पे क्रेडिट रेट क्या चल रहा है, वहाँ पे हमें मनी इनफ्लो करना है, आउटफ्लो करना है, क्या करना है। तो उस चीज़ से हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम ये चीज़ समझ जाते हैं। फिफ्थ लाइन है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो पांचवी चीज़ ये है कि हम उससे मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक्सचेंज रेट यानी कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में कोई गुड्स परचेज होता है या कोई करेंसी ट्रांसफ़र होती है तो उसका एक एक्सचेंज रेट होता है कि इस एक्सचेंज रेट में वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है एक्सचेंज रेट पता करने में और बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है जो मतलब हम एक दूसरी कंट्री से ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितना हमें पर्टिकुलर कंट्री को पे करना है, कितना हमने उसको उधार दिया है, ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट से हम समझ लेते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस में फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स एंड डीप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि इकोनॉमी हमारी क्या है, कैसे है, इसमें क्या मतलब कम है, क्या ज़्यादा है, किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, कौन सी चीज़ बढ़िया है, कौन सी चीज़ हमारी लो है। तो ये सब पूरी एक डिस्क्रिप्शन दे देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको, ताकि आप अपनी इकोनॉमी पे वर्क कर सको। ठीक है, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम अपना जो इकोनॉमी है उसको समझ लेते हैं, तो उससे जो हमारे आने वाले प्लान डिसीजन होते हैं उससे हमारी इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होता है, तो उससे हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है और कंट्री में डेवलपमेंट होती है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स रोड मैप ऑफ ग्रोथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स को रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जैसे ये सब पढ़ते हैं तो वही है, हम सेम डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन लेने से हमारा जो इकोनॉमी है वो और स्टेबल हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी अप और डाउन नहीं होता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है। ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाती है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उससे हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो भी सही रहती हैं। और उससे क्या रहता है कि हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं उन्हें एक ट्रस्ट हो जाता है कि मैं सामने वाली कंट्री पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जिस कंट्री की इकनॉमी स्टेबल नहीं होती है वहाँ पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता है। फॉरेन क्या मतलब कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो बाहर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते कब हमारा लॉस हो जाए, और मोस्टली हमारे लॉसेस होते हैं जहाँ भी इकोनॉमी अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो फोर्थ लाइन है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से वही मैंने बताया, ये सारी लाइन सेम है एक दूसरे का, सबका मीनिंग मोस्टली सिमिलर है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस हम समझ लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। फिफ्थ लाइन है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो जो हमारी प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, यानी कि कितनी हमारे देश में भुखमरी है, कितने लोग मतलब बहुत ऐसे हैं जो बिल्कुल पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, जिनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ लेते हैं, और हम उससे ये भी समझ लेते हैं कि हमारा जो रिच और पुअर्स के बीच में गैप है वो कितना है। अगर वो गैप ज़्यादा होगा तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, वो कम होगा तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि एक मतलब जो कह सकते हैं इनइक्वालिटी ना रहे सबके बीच में। सिक्स्थ लाइन है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, जो हमारी आरबीआई है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कई सारे एंटिटीज़ हैं, यानी कि सेबी हो गया या फिर कोई भी बहुत सारी एंटिटीज़ और बॉडीज़ हैं, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही समझते हैं कि उन्हें आगे क्या डिसीजन लेना है और क्या पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है। उससे उन्हें एक स्टेबल डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, ताकि वो प्लान डिसीजन बहुत उन्हें हेल्प करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट कंट्री। तो जनरली हम इस चैप्टर में जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
यानी कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्री मतलब बोलते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं रहता है। यहाँ पे मोस्टली जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका कंट्रोल चलता है। वो अपने अकॉर्डिंगली मार्केट में डिमांड और सप्लाई कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इन अ कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर मेनली कैरिड आउट बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। आर टिपिकल capitalist enterprise has one or several entrepreneurs, people who exercise control over major decisions and bear a large part of risk associated with the firm enterprise. They need three factors to run their firms. ठीक है, इन्हें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ है कैपिटल। कैपिटल जनरली होता है पैसा, जो कि एक हम किसी फर्म में या किसी भी बिजनेस में लगाते हैं, तो जो पैसा हम वहाँ पे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे वो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो या तो अपनी खुद की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि खुद का पैसा इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने बिजनेस में, या फिर वो कहीं से बोरो कर लेते हैं, या तो जनरल पब्लिक से, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से, या फिर कहीं और से, ठीक है। तो सेकंड चीज़ यहाँ पे आ जाती है नेचुरल रिसोर्स और लैंड। मेनली इसको लैंड बोला जाता है, कैपिटल, लैंड, लेबर ऐसे बोलते हैं अपन, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ यही है कि जो फर्म्स होती हैं, जो एंटरप्राइजेज होते हैं, उन्हें लगता है रॉ मटेरियल, लैंड, मशीनरी, ये सब चीज़ें उन्हें लगती हैं। तो ये सब हो जाता है सेकंड पार्ट में। नेचुरल रिसोर्सेज मोस्टली उन्हें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसको रॉ मटेरियल में एग्रीकल्चरल वाली चीज़ें, यानी कि फसल असल में जो भी उन्हें सीड्स होते हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये लैंड इस सेकंड फैक्टर हो जाता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर लेबर। लेबर में यहाँ पे बोला गया है उन लोगों को जो वर्क करते हैं किसी भी फर्म में या फिर किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे सबको एक लेबर वर्ड से रेफ़र किया जाता है। यहाँ पे कोई एजुकेटेड भी हो, अनएजुकेटेड भी हो, सबको लेबर के टर्म से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। फर्म्स इन तीन फैक्टर्स की मदद से रेवेन्यू जनरेट करती हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू जो टोटल इनकम होती है अपने गुड्स को या सर्विसेज को सेल करने के बाद, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। यानी कि जो पैसा हमें कोई गुड्स बेचने में मिलता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। तो इसमें हमारा जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, यानी कि जो हमने खर्चा किया है वो भी इंक्लूडेड रहता है, उसकी अमाउंट भी इंक्लूडेड रहती है जो हमने इन्वेस्ट किया है, और जो उससे हमें प्रॉफिट मिला है वो भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें मिलता है प्रॉफिट। जो रेवेन्यू होती है उससे मिलता है एक एंटरप्राइज या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमने उस पर्टिकुलर सर्विसेज या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो हमने इन्वेस्ट किया है, उसको रेवेन्यू से माइनस करने के बाद जो सरप्लस बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग प्रोडक्शन और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिर जो टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको माइनस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट। उसके बाद जो ये प्रॉफिट मिलता है उसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन वो अपने लिए अलग से निकाल लेते हैं, और जो बाकी का पोर्शन होता है उसको वापस बिजनेस में लगा देते हैं। तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है? जब हम पैसा लगाते हैं अपनी मशीनरी या फिर ऐसी चीज़ों पे जिससे हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, या तो आप कह सकते हो अगर आपकी लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री है जहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है मशीनरी के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अपना मतलब जो मेन उसका ओनर है वो अगर लेबर पे कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उससे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली लेबर बढ़ रहा है तो फिर वो प्रोड्यूस भी अच्छे से ज़्यादा कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर हम बात करें कोई मशीन इंटेंसिव फैक्ट्री की जहाँ पे मशीनरी वर्क ज़्यादा रहता है, मशीन का वर्क ज़्यादा रहता है, अगर वहाँ पे कोई फर्म का ओनर या फिर कोई फर्म अपनी फैक्ट्रीज में जो मशीनरी है उसकी संख्या है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा रही है, उस पर मतलब एक्सपेंडिचर कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उससे भी उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो जो भी चीज़ जिस भी टाइप का एक्सपेंडिचर जिससे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। In short, a capitalist economy can be defined as an economy in which most of the economic activities have the following characteristics. तो सबसे पहले यहाँ पे
ये दिया गया है कि जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी है वो डिफ़ाइन की जाती है इकनॉमी में जिसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है देयर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फर्म होगी वो प्राइवेट होगी, गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो अपना वेलफेयर मतलब जो पब्लिक का वेलफेयर है उसके बारे में सोचती है, और जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं वो अपना वेलफेयर मतलब अपना प्रॉफिट सोचते हैं, तो वो अपने लिए ही काम करते हैं, वो किसी की भलाई नहीं सोचते हैं, वो अपनी भलाई सोचते हैं। वी हेडलाइन में बोला गया है प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट, मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सेल करने के लिए हो रहा है मार्केट में। अब कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि जो डिफेंस का प्रोडक्शन होता है वो जनरली सेल करने के लिए नहीं होता है, वो अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, जो देश का डिफेंस है उसको बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए किया जाता है, तो वो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती है। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग आउटपुट, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि उन्हें सेल करना है मार्केट में। सी लाइन देयर इज अ सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस विच इज़ कॉल्ड द वेज रेट, ठीक है, जहाँ पे सेल और परचेज हो रही है लेबर सर्विस की, यानी कि जो हमारा लेबर है उसको सैलरी मिल रही है तो उसको बोलते हैं वेज रेट, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्राइस में जो हमारा लेबर है वो काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम वेज रेट, ठीक है। वेज जनरली जो डेली हमें मिलता है पैसा काम करने का, और जो मतलब मंथली सैलरीड पर्सन होते हैं जो महीने के हिसाब से काम करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे सबको वेज से ही रेफ़र किया गया है, चाहे वो वैसा एजुकेटेड एम्प्लॉय हो या फिर अनएजुकेटेड, ठीक है, सबको यहाँ पे वेज रेट से ही मतलब रेफ़र किया गया है। तो ये इस चैप्टर में ये इतना ही था, ठीक है। इस चैप्टर का मैंने शायद मैंने इसमें थोड़ा बहुत बीच में गलत कर दिया हो, अगर कहीं भी छोटी मोटी गलती हुई हो तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। और अगर आपको इसमें से कोई मतलब मेजर कोई मिस्टेक समझ में आती है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई भी आपको चीज़ सजेशन देना है या फिर कोई भी एडवाइस देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ये सब वीडियो बना रहे हैं तो आपका ओपिनियन मैटर करता है हमारे लिए। हम लोग उसको ज़रूर मतलब देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और उसको एडप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम पेज और ये सारी जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पे मोस्टली आपको सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, और जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है उसमें भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पेज पे। तो बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें हम लोग अपलोड करेंगे सारे अपने प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमसे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको ओवरऑल बेनिफिशियल रहे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो, यानी कि आपको सब चीज़ें यहीं से हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और जैसे ही इस मतलब वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ हो जाएंगे, मतलब एक ठीक ठाक व्यूज़ हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे डिस्क्रिप्शन में नोट्स अपलोड कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में और सही लगे और समझ में आए, ठीक है। तो ये पहला वीडियो है, इसके बाद जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, और उससे क्या रहेगा कि बेसिकली आपको बेस्ट टू बेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट रहेगा, बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस, टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली ही पास आउट हुए हैं तो हम लोगों को एक्सपीरियंस है कि अभी इस टाइम पे सीबीएसई कैसे क्या कर रही है, कैसे एग्ज़ाम डिज़ाइन करती है, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता रहता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना मत भूलना, और हमारे सारे चैनल्स पे सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको कोई भी अपडेट से आप मतलब कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।